Good morning, friends. My name is Girdhari Lal Meena, Assistant Professor, Business Administration. आज हम जानेंगे विपणन का ऐतिहासिक विकास, हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग, कि विपणन का कैसे ऐतिहासिक विकास हुआ इसके बारे में। विपणन का जो ऐतिहासिक विकास है, इसको अगर हम जानें तो ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, इनके इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि विपणन या मार्केटिंग का जन्म क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इससे उपभोक्ता लाभान्वित हुए या नहीं, और मार्केटिंग जो अपने संस्थागत स्वरूप तक कैसे पहुंचा। इसका अध्ययन की दृष्टि से हम कुछ चरणों में विभक्त कर लेते हैं। सामंतवादी युग में विश्व अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। उस समय व्यक्ति आत्मनिर्भर थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं ही उत्पादन करते थे। विशिष्टीकरण का बिल्कुल अभाव सा था, किंतु विनियोग की बढ़ती हुई ज़रूरतों ने व्यापार को जन्म दिया। विश्व समाज ने अपने उत्पादन के विनिमय हेतु व्यापार की आधारशिला की स्थापना के साथ ही विपणन के बीज बो दिए। मतलब उस समय ये था कि व्यक्ति को जो वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, ज़्यादातर वस्तुएं वो अपने आसपास या वो स्वयं उसका उत्पादित करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास जो वस्तुएं हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी, तो वो एक वस्तु दूसरे व्यक्ति को दे करके उसके बदले में दूसरी वस्तु लेने लगे। तो ये उत्पादन जो मार्केटिंग है, पहली विनिमय के माध्यम से मार्केटिंग की नींव पड़ी कि एक चीज़ के बारे में हम दूसरे को बताएं और उससे अपनी आवश्यकता की वस्तु ले लें और उसके बदले में उसको उसकी आवश्यकता की वस्तु दे दें। ये पहला चरण था जो उत्पादन के विनिमय हेतु व्यापार की नींव मानी जाती है। यही विपणन का हृदय बनी और ये विपणन के विकास का पहला चरण था। दूसरा चरण जो है विपणन के विकास का दूसरा चरण, कारखाना प्रणाली के अधीन वृहत पैमाने पर उत्पादन के साथ प्रारंभ हुआ। उत्पादन के साथ का मतलब है कि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, नए नए कारखाने लगे, व्यापार प्रारंभ हुए और उनमें वस्तुएं उत्पादित की जाने लगी। यद्यपि प्रारंभ में जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती थी, उनके विक्रय में व्यापारी को कठिनाई नहीं आती थी। जितनी भी वस्तुएं, मतलब उस समय बहुत कम उद्योग धंधे थे और जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती थी वो आसानी से बिक जाती थी। परंतु धीरे धीरे उत्पादन बड़े स्तर पे होने लगे, विशाल स्तर पे फैक्ट्रियां बनने लगी जिनको स्थानीय बाज़ारों में बेच पाना संभव नहीं हो रहा था। तब पहली बार विक्रय की कठिनाई को अनुभव किया गया। इसे दूर करने के लिए अन्य स्रोतों की तलाश की गई और इस स्रोतों की तलाश में मध्यस्थ श्रृंखला का जन्म हुआ। मध्यस्थ का मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं को तलाशा गया जो उन वस्तुओं को विक्रय में सहयोग करें। निर्माता ने अपना ध्यान उत्पादन पर केंद्रित कर लिया और विक्रय का भार ऐसे मध्यस्थ लोगों, जिसमें थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, विक्रय अभिकर्ता, अन्य संस्थाएं, उन पर डाल दिया। इस स्थिति ने विपणन के विकास के दूसरे चरण को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया, जिसे उत्पादन प्रधान स्वरूप की संज्ञा दी गई। कुछ विद्वानों ने इसे विपणन के विशाल वितरण चरण के नाम से भी पुकारा। यह चरण लगभग 1920 तक चलता रहा। फिर इसके बाद शुरू हुआ 1930 से 1920 के पश्चात तीसरा चरण। विपणन के विकास का जो तीसरा चरण है वो सन 1930 की मंदी के साथ प्रारंभ हुआ। विश्व में मंदी के इस काल में परिस्थितियां तेज़ी से बदलने लगी। पहले मांग की पूर्ति में तुलना अधिक थी, इसलिए विक्रय में अपेक्षाकृत कम कठिनाई अनुभव की गई थी। किंतु विश्व मंदी ने ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि अब माल अधिक और क्रेता कम हो गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और विक्रेताओं के सामने नई कठिनाइयाँ आने लगी। निर्माताओं ने भी अब केवल मध्यस्थ श्रृंखलाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं समझा और वो अपने स्तर पर भी अनेक प्रयास करने लगे जिससे कि वस्तुओं का विक्रय किया जाना संभव हो सके। उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए। विज्ञापन क्रियाओं का प्रसार होने लगा, मतलब अनेक माध्यम से उपभोक्ताओं को बताया गया वस्तु के बारे में, जिससे कि उनसे संपर्क स्थापित हो सके और वस्तु के विक्रय बढ़ने लगे। अनेक स्थानों पर विक्रय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाने लगी। व्यक्ति की विक्रय का महत्व भी बढ़ने लगा। यह स्थिति लगभग द्वितीय विश्व युद्ध तक चलती रही और इस अवस्था को विपणन का विक्रयण चरण भी कहा जाता है। फिर आता है विपणन का चतुर्थ चरण, जो कि लगभग सन 1950 से प्रारंभ होता है।
इस समय ये अनुभव किया गया जाने लगा कि गलत अथवा निम्न किस्म की वस्तुओं को एक लंबे समय तक नहीं बेचा जा सकता। मतलब पहले तो ये था कि जैसी भी वस्तु बनाई जाती थी उनको बेचा जाना आसान था, क्योंकि उस वक्त क्रेता ज़्यादा थे, वस्तुएं कम थी। धीरे धीरे जब क्रेता कम होने लगे तो वस्तुओं का विज्ञापन करके उनको बेचा जाने लगा। लेकिन अब अवस्था ऐसी आ गई चतुर्थ चरण में कि इस समय ये अनुभव किया जाने लगा कि अब हम कोई भी वस्तु बनाएंगे उसको बेच पाना इतना आसान नहीं है। अब जो विक्रेता, फुटकर, भंडार व्यवस्थापक, डिज़ाइन उत्पादकों के दोषों पर पर्दा डाल पाना मुश्किल था कि पहले जिस भी प्रकार की वस्तु बनाई जाती थी उसको किसी न किसी प्रकार विज्ञापन के माध्यम से बेच दिया जाता था। अब ये अनुभव किया जाने लगा कि क्रेताओं को जब तक हम अच्छी वस्तु नहीं देंगे, जब तक हमारी वस्तु उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करेगी, तब तक वस्तु का विक्रय होना संभव नहीं है, या हम लंबे समय तक अपनी वस्तु बेच नहीं सकते। संपूर्ण संगठन जो था, संपूर्ण बाजार जो था, इस समय मार्केटिंग की भूमिका को, विपणन की भूमिका को स्वीकार करने लगा और अनेक मार्केटिंग मैनेजरों की नियुक्ति होने लगी और प्रत्येक संस्थाओं में मार्केटिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, विभाग बनाए जाने लगे, जो बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद कार्यक्रमों एवं प्रयासों को बनाया जाने लगा। विपणन के विकास की इसी अवस्था को बाजार उन्मुखी चरण नाम दिया गया। बाजार उन्मुखी का मतलब बाजार की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना। इसके पश्चात अगला चरण जो था वो था विपणन के विकास का 5वां चरण, जिसे विपणन दर्शन की संज्ञा भी दी गई। इस चरण में व्यवसाय का मूल दर्शन विपणन बन गया और व्यवसाय के अस्तित्व के औचित्य को ग्राहक संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में आंकने पर बल देने जाने लगा। विपणन अब न केवल पेशेवर और संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर चुका था, बल्कि व्यवसाय का मूल आधार भी बन चुका था। अब चाहे व्यापार कैसा भी हो, छोटा बड़ा, सेवा से संबंधित हो या वस्तुओं से संबंधित हो, अब व्यापार का जो प्रसार था या व्यापार का विस्तार या विकास जो था वो पूर्ण रूप से विपणन के ऊपर निर्भर रहने लगा। विपणन ने व्यवसाय संगठनों के स्वरूप को बदल दिया और उपभोक्ता की इच्छाओं को समस्त उत्पादन एवं अन्य व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु बना दिया गया। अब ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना ही विपणन को दिन प्रतिदिन प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किया जाने लगा। विपणन के माध्यम से ये प्रयास किया जाने लगा कि किसी भी संस्था या निर्माता के द्वारा जो वस्तु बनाई जाए वो ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, जिससे कि ग्राहक उस वस्तु से जुड़ा रहे और हमें एक बड़ा बाज़ार हमेशा उपलब्ध होता रहे। विपणन में कंप्यूटरीकरण प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे ऑडिटिंग, अभिप्रेरण जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। अब क्रेता सावधान रहो की जगह पर विक्रेता सावधान रहे ने स्थान ग्रहण कर लिया और पिछले कुछ वर्षों में विपणन को उपभोक्तावादी और समाजवादी दायित्व संबंधी विचारधाराओं ने प्रभावित किया है। उपभोक्ता संगठन, वातावरण से संबंधित समस्याएं, राजनीतिक, वैधानिक घटकों ने विपणनों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि अधिकतम संतुष्टि तथा सामाजिक मूल्यों को ध्यान रखे। इस प्रकार विपणन का क्षेत्र केवल उपभोक्ता एवं औद्योगिक विकास के विपणन तक सीमित न रहकर लक्षित समूह को विचार एवं कार्यक्रमों को स्वीकार करने की प्रेरणा देने तक व्यापक हो गया। हमने देखा कि इन सभी चरणों में और वर्तमान में भी किसी भी वस्तु का विकास उसके मार्केटिंग पर निर्भर करता है। जो फर्म या निर्माता जितनी अच्छी मार्केटिंग और उपभोक्ताओं की इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करने जैसी वस्तुएं जो बनाते हैं उनका बाज़ार के अंदर अच्छा प्रदर्शन होता है, और जो वस्तुएं कम मार्केटिंग करती है या वो उपभोक्ताओं की रुचि, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के बारे में जानकारी लिए बिना वस्तुओं का निर्माण करती है, उनकी वस्तुएं बाज़ार में नहीं टिक पाती। वर्तमान जो युग है इसमें आधुनिक विपणन के अंतर्गत अनेक डिजिटलाइज तकनीक के माध्यम से मार्केटिंग की जाने लगी है। आजकल उपभोक्ता भी बहुत जागरूक हो गए हैं। प्रत्येक चीज़ के बारे में, प्रत्येक वस्तु को क्रय करने के बारे में वो पूरी जानकारी अनेक माध्यमों से लेने लगे हैं। मध्यस्थों की श्रृंखला जो थी वो बढ़ कर के परिवर्तित रूपों में आ गई, जैसे डिजिटल, ऑनलाइन मार्केटिंग, होम डिलीवरी, ये सब ऐसी चीज़ें जो मार्केटिंग में सम्मिलित हो गई। इससे उपभोक्ताओं तक अच्छी वस्तुएं और उनकी रुचि के अनुसार वस्तुएं पहुंचने लगी। वर्तमान जो युग चल रहा है ये पूर्ण रूप से मार्केटिंग पर निर्भर है।
आज पहले एक समय था जब वस्तुएं पहले बनाई जाती थी और फिर उनको बेचने का प्रयास किया जाता था। आज पहले ग्राहकों से वस्तुओं के बारे में जानकारी ली जाती है और फिर उसे मार्केट बना करके मार्केट में लाया जाता है। इस प्रकार से ये पांचों चरण मार्केटिंग के विकास के थे। आपको ये कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।